हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया ही तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी पाठशाला में विकारी शब्द और विकारी का भी चौथा रूप। कौन सा वाला? चौथा। हम संज्ञा पढ़ के आ चुके हैं, सर्वनाम भी, विशेषण भी, और आज करने वाले हैं हम क्रिया। तो चलते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, क्रिया का मूल रूप है। तो सबको पता होगा क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। मेरे पास है कर्म, कर्म नहीं कहलाता, बात बिल्कुल सही है। व्याकरण तो आप नहीं कहलाएगा, बात बिल्कुल सही है। भाषा नहीं कहलाएगा, बात बिल्कुल सही है। तो मेरे पास क्या कहलाता है? तो आप बताओगे मेरे पास धातु कहलाता है। मैं अगर अब आपसे पूछूं धातु किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। अब मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, क्या धातु कितने प्रकार की होती है या धातु के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे ये दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल और एक होती है मेरे पास यौगिक। कौन सी होती है? यौगिक। अब मूल का मतलब आप जानते हैं, मूल का मतलब होता है स्वतंत्र। मतलब एक ऐसी धातु जो क्या होती है? स्वतंत्र होती है, अर्थात क्या करती है? दूसरी धातुओं का निर्माण करती है। अब इसमें क्या लगाने से? तो आप बताओगे इसमें लगाने से प्रत्यय। क्या लगाने से? प्रत्यय। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, मेरे पास धातु है बैट। क्या है जी? बैट। इसमें मैंने क्या लगाया? ओ लगाया प्रत्यय के रूप में। तो मेरे पास क्या बना? तो आप बताओगे ये बना बैठो। क्या बना जी? बैठो। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं, मेरे पास है धातु चल और मैंने क्या लगाया? आ लगाया। तो क्या बना? आप बताओगे मेरे पास बना चला। क्या बना? चला। तो ये क्या है? यौगिक धातु है। कैसी धातु है? यौगिक धातु। यौगिक धातु कौन सी होती हैं? जो मूल धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनती हैं। काय में? मूल धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनती हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? तो आप बताओगे ये हमारे पास यौगिक धातु है। अब यौगिक धातु को आप क्या कहते हैं? तो इनको व्युत्पन्न धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न धातु। ठीक है जी, आगे की बात हम करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला। ठीक है जी, ये मेरे पास है प्रेरणार्थक क्रिया है। तो अभी आप जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताओगे धातु से, जो धातु में क्या लगाने से? प्रत्यय लगाने से जो कि क्या होती है? क्रिया बनती है। क्या बनती है? क्रिया। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं मतलब हमारे पास धातु जो होती है, धातु से क्या बनती है? क्रिया बनती है। क्या बनती है? क्रिया बनती है। या फिर कार्य के नाम को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया। अब मेरे पास है जी प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आप देखेंगे तो मेरे पास मिलेगा विच्छेद प्रेरणा धन के अर्थक। क्या मिलेगा? अर्थक। और अर्थक को भी मैं क्या कर सकता हूं? इस तरीके से कै को अलग कर सकता हूं। तो आप बोलोगे यानी कि जहां पर क्या मिले? प्रेरणा का अर्थ मिले, वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब ये कितने प्रकार की होती है मेरे भाई? तो आप बताओगे ये दो प्रकार की होती है। अर्थात इसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो मेरे पास कौन सी होती है? तो आप बताओगे एक तो होती है मेरे पास प्रथम प्रेरणार्थक। बात बिल्कुल सही है जी। एक कौन सी होती है? तो आप बोलोगे एक होती है मेरे पास द्वितीय प्रेरणार्थक। कौन सी होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है जी, ये हमारे पास कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, तो जिसमें कर्ता स्वयं काम करते हुए और दूसरे को कार्य करने की क्या दे? प्रेरणा, तो वहां पर प्रथम प्रेरणार्थक होती है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं सचिन सचिन सीमा को जगाता है, सचिन सीमा को जगाता है, तो यहां पर जगाना कौन सी क्रिया होगी? तो आप बताओगे यहां पर प्रथम प्रेरणार्थक होगी। ठीक है जी, क्योंकि सचिन और सीमा एक दूसरे के साथ हैं। मतलब हमारे पास काम किसका था जगने का? आप बताओगे सीमा का। लेकिन करा किसने है? किसने करा है? सचिन ने। ठीक है जी, मेरे पास हुआ। तो आप बोलोगे हमारे पास जिसमें कर्ता क्या काम करता है? स्वयं काम करते हुए दूसरे को भी काम करने की प्रेरणा देता है। तो जगाएगा कौन? सचिन। जगेगा कौन? सीमा। मतलब ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रही है। तो हमारे पास क्या कहलाएगा ये? तो आपको मेरे पास ये प्रथम प्रेरणार्थक कहलाएगा। अब आपको एक बात याद रखनी है, प्रथम प्रेरणार्थक में अगर प्रत्यय के रूप में देखें तो आप देखेंगे आ या फिर आना। क्या देखेंगे? आ या आना। बात इतनी सी देखनी है, मेरे पास मिल जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। मैं आपसे पूछूं द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सी होती है, तो आप बताएंगे जब कर्ता स्वयं काम ना करते हुए दूसरे को काम करने की
प्रेरणार्थी, तो वहां पर कौन सी होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। कौन सी होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, मां नौकरानी से झाड़ू लगवाती है, मां नौकरानी से झाड़ू लगवाती है, तो आप बताओगे हमारे पास झाड़ू पे बड़ू की मात्रा लगेगी, झाड़ू लगवाती है, तो आप बताओगे यहां पर लगवाना क्या है? तो आप बताओगे ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। वो कैसे? काम किसका था? मां का, लेकिन मां ना कर रही, किसको कह रही है करने के लिए? नौकरानी को। तो यहां पर क्या है? कार्यकर्ता स्वयं काम ना करते हुए किसको दे रहा है काम करने की प्रेरणा? नौकरानी को। मेरे पास यह क्या हो जाएगा? लगवाती, तो आप बोलेंगे मेरे पास हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इसको भी याद रखना है, इसके अंत में क्या मिलेगा? बा या फिर बाना मिलेगा। क्या मिलेगा? बा या बाना। जैसे आपने यहां पर देखा बा, यहां पर क्या देखा आपने? आ या फिर आना। ठीक है जी, तो हमारे पास हुआ। अब याद रखना, इस प्रथम प्रेरणार्थक को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक भी बोलते हैं। द्वितीय को क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे मेरे पास ये अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक। तो बस आपको याद रखना है, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या मिलेगा मेरे भाई? तो आप बताओगे आया, आना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या मिलेगा आपको? बाया, बाना। आ जाओ जी, मेरे पास प्रेरणार्थक क्रिया है। बोलोगी जी गिरना क्या है? तो ये क्रिया है, सामान्य क्रिया है। बोलना भी कैसी क्रिया है? सामान्य क्रिया है। सुनाना, तो आप क्या बताओगे? सुन धातु में क्या मिला? आना, तो मेरे पास क्या हो जाएगी? सुनाना। कैसी क्रिया? प्रथम प्रेरणार्थक। कहना भी कैसी क्रिया है? सामान्य क्रिया। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक। तो मेरे भाई अभी पढ़ के आए हैं, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे या तो आ मिलेगा या फिर क्या मिलेगा जी? तो आप बताओगे आना मिलेगा, आना। बात बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे जगाना, तो मेरे पास यही क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जगवाना, तो आप बोलोगे ये मेरे पास क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक, क्योंकि इसके अंदर क्या आया है? आप बोलोगे बाया, बाना आया है। जागवाना कोई सी क्रिया होती नहीं है, जाग अपने आप में एक ये क्या होगी? धातु होगी। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है जी, किसी कार्य का करने या होने का बोध, तो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप जानते हैं जी, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो मेरा काम क्या है? पढ़ाना, तो मेरा कार्य का नाम भी क्या हो जाएगा? पढ़ाना। तो यही तो है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कौन कराता है? तो आप बताओगे मेरे पास क्रिया कहलाती है, क्रिया। काल क्या होती है? तो आप बताओगे क्रिया के होने का समय का बोध कराता है काल। संख्या तो आप जानते हैं, विशेषण हमने कल पढ़ा था। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो हमारे पास सामान कार्य किसका था? मां का, लेकिन मां ने किससे करवाया? पिताजी से। क्या करवाया है? सामान मंगवाया है। तो आप जानते हैं हमारे पास ये मंगवाया, तो ये हमारे पास क्या मिला? बा। क्या मिला? बा। अब ना की जगह तो ये रूप परिवर्तित हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है, क्योंकि ना तो समय के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे ये बा या बाना कहां पर मिलता था? तो द्वितीय प्रेरणार्थक में मिलता था। अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही नहीं, आज्ञार्थक क्रिया बिल्कुल गलत, द्विकर्मक क्रिया ये भी गलत। तो मेरे पास क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक में भी कौन सा वाला? तो आप बोलोगे द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है रिक्त स्थान के लिए। हमारे पास ये क्या हो जाएगा? तो रिक्त क्या हो जाएगा? ये हमारे पास स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? वो गलत है जी। ठीक है जी, मेरे पास क्या है? प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक क्रिया आप जानते हैं हमारे पास कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास आया, आना, बाया, बाना लगा होता है। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? तो आप याद रखना मेरे भाई, नाम धातु क्रिया वह क्रिया होती है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में क्या लगने से? प्रत्यय लगने से। क्या लगने से? प्रत्यय लगने से। और प्रत्यय भी कौन सा वाला? तो आप बताओगे वही जो हमारे पास हमने किस में लगाया था? तो आप बताओगे हमने लगाया था प्रथम प्रेरणार्थक में। किस में लगाया था? प्रथम प्रेरणार्थक में, यानी कि आर में। क्या लगा होगा? आ। तुम्हारे पास जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में क्या लगेगा? प्रत्यय। कौन सा?
आ, तो हमारे पास कौन सी क्रिया बनती है जी? तो आप बताओगे नाम धातु। अब मैं बात करता हूं मेरे पास सकर्मक क्रिया। आप बोलोगे सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? तो आप बताओगे स का मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ या सहित। कर्म मतलब कर्म, मतलब जो क्रिया किसके साथ हो? तो आप बताओगे कर्म के साथ हो, कर्म के साथ। या फिर कर्म होने की क्या हो? तो आप बताओगे संभावना हो। क्या हो जी? संभावना। मतलब मैं कह सकता हूं सकर्मक क्रिया वह क्रिया होगी जो कर्म के साथ हो या फिर कर्म होने की संभावना हो, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। मेरे पास है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो आप बोलेगे हमारे पास ये क्या है? लिखना। अब ये किसके साथ है जी? पत्र के साथ। मोहन पिताजी को क्या लिख रहा है? तो आप बोलोगे ये पत्र लिख रहा है। तो याद रखना मेरे भाई, इसमें जब आप क्या के साथ प्रश्न करेंगे और क्या के साथ अगर आपको क्या मिल जाए? उत्तर मिल जाए, तो मेरे पास कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया? सकर्मक। और अगर क्या का उत्तर ना मिले तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो मेरे पास है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन पिताजी को क्या लिख रहा है? तो आप बोलोगे मेरे पास पत्र, और पत्र क्या हो जाएगा? कर्म। जब कर्म के साथ है तो क्रिया कौन सी होगी जी? सकर्मक। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। अकर्मक क्रिया आप जानते हैं, ए माने क्या होता है? नहीं, मतलब जिस क्रिया का क्या ना हो? कर्म ना हो। क्या ना हो? कर्म ना हो। ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक। आगे की बात करते हैं। मेरे पास है निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का, सही सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया अभी पढ़ के आए हैं, जो क्या हो? कर्म के साथ हो या फिर कर्म होने की संभावना हो, का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, तो आप बताओगे हंसना कैसी क्रिया है? तो मेरे भाई मैं बताऊं आपको, ये हमारे पास है स्वाभाविक क्रिया। कैसी क्रिया है? स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो स्वभाव को प्रकट करे। किसको? स्वभाव को। मतलब आप कह सकते हैं ये हमारे पास कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। मतलब इस क्रिया का क्या नहीं होगा? कर्म नहीं होगा। अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव या असर किस पर पड़ता है? सीधा कर्ता पर पड़ता है, तो हमारे पास कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। अगर मैं आपसे पूछूं कशिश हंस रही है, तो हंसने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कशिश पर ही पड़ेगा। कर्ता भी कौन है? कशिश है। तो मेरे पास ये कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। पूछी क्या है? सकर्मक क्रिया। मेरे पास आया है चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ना भी कैसी क्रिया है? स्वाभाविक क्रिया, क्योंकि इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? चिड़िया पर ही पड़ेगा। तो मेरे पास ये कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है तो मेरे पास कैसा होगा? स्वाभाविक क्रिया। आगे बात करते हैं। सूरज उग रहा है, तो उगने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? आप बोलोगे मेरे पास सूरज पर ही पड़ेगा, तो ये भी कैसी क्रिया? स्वाभाविक क्रिया। और स्वाभाविक क्रिया को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? सीधा कर्ता पर पड़ता है। देखो जी, हमारे पास उड़ने का किस पर पड़ेगा? चिड़िया का। हंसने का किस पर पड़ेगा? कशिश पर। उगने का सूरज पर। बात आती है सीता बीड़ा बजा रही है। सीता क्या बजा रही है? तो आप बताओगे बीड़ा बजा रही है। तो बजाने का असर किस पर पड़ेगा? मेरे पास बीड़ा पर। तो जब हमारे पास क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है जी? आप बोलोगे सकर्मक क्रिया होती है। या फिर मैंने अभी बताया है आपको क्या देखना है? क्या के साथ का उत्तर लगाकर देख लेना है। अगर मिल जाएगा तो आपके सामने कौन सी क्रिया होगी? आप बताओगे सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। सिर भी दीवार रंगने लगा है, रंगने लगा है। तो मैं अब आपको बताऊं, मेरे पास एक क्रिया आई है कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया कौन सी होती है? तो आप जानते हैं मेरे पास एक होते हैं मेरे पास कृदंत प्रत्यय और एक होते हैं मेरे पास तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत जो हमारे पास प्रत्यय होते हैं ना, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, ठीक है जी। तो हमारे पास कौन सी प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। उन्हीं से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कृदंत प्रत्यय। और एक होते हैं मेरे पास तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसमें लगते हैं? संज्ञा और सर्वनाम में। किसमें लगते हैं? संज्ञा और सर्वनाम में। याद रखना मेरे पास है पूर्वकालिक क्रिया। तो आप बताओगे पूर्व का मतलब क्या होता है? आप बताओगे पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। काल का मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे काल का मतलब होता है जी समय। क्या होता है? समय। मतलब पहले समय
समय में जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पहले समय के अंत में क्या लगा होता है? तो आपको याद रखना है, कर लगा होता है। क्या लगा होता है? कर लगा होता है। अब मेरे पास है क्या? तो आप बोलोगे संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। अब मैं आपसे पूछूं मेरे पास क्या है जी? रंगने लगा। तो मैं अगर इसको देखूं रंगने, तो आप बोलोगे ये किससे बना है? आप बोलोगे रंग। और रंग क्या है? संज्ञा। क्या है जी? संज्ञा। तो मैं अभी बता के आया हूं मेरे भाई, क्या अगर आपको संज्ञा या फिर मेरे पास क्या, आप बोलोगे संज्ञा हो या फिर मेरे पास क्या हो? सर्वनाम हो। क्या हो जी? सर्वनाम। या फिर मेरे पास क्या हो? विशेषण। इनमें क्या लग जाए? प्रत्यय लग जाए। तो इनसे बनने वाली क्रिया कैसी होती है? तो आप बताते हैं मेरे पास वो क्रिया होती है नाम धातु। कौन सी क्रिया होती है? नाम धातु। जैसे मेरे पास हाथ से क्या बनेगा? हथियाना। बात से क्या बनेगा? बतियाना। लाज से क्या बनेगा? लज्जाना या फिर लजियाना। शर्म से क्या बनेगा? शर्माना। ठीक है जी। तो हमारे पास ये रंग क्या था? संज्ञा। उसमें आपने क्या लगाया? ने। तो मेरे पास क्या बना? रंगने। रंगने क्या है? क्रिया। तो हमारे पास किससे बनी है? संज्ञा से। संज्ञा से बनी है तो मेरे पास कौन सी होगी? नाम धातु क्रिया। मैं बात करता हूं संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया तो आप जानते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक क्रिया का निर्माण करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया के अगर मैं भेद की बात करूं तो कितने होते हैं मेरे भाई? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो आप क्या बताओगे हमारे पास? देखकर। पहले तो कौन सी क्रिया करी? देखने की। फिर उसके बाद क्या करी? लिखने की। तो आपको पता है पहली क्रिया में क्या मिला है मेरे पास? कर लगा हुआ है। जब कर लगा हुआ है तो मेरे पास क्या होगा जी? आप बताओगे पूर्वकालिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। कृदंत क्रिया अभी पढ़ी है। नाम धातु क्रिया अभी पढ़ी है। संयुक्त क्रिया अभी बताई है। आगे की हम बात करते हैं। मेरे पास है निम्न प्रश्न में वाक्य के आधार पर, तो मेरे पास वाक्य आधा होगा, के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। मतलब हमें क्या देखना है? सकर्मक। सकर्मक कौन सी क्रिया होती है? जो कर्म के साथ हो। किसके साथ हो मेरे भाई? कर्म के। या फिर कर्म होने की क्या होगी? तो आप बताओगे वहां पर संभावना होगी। क्या होगी? संभावना। ठीक है जी। हंसना, तो हंसना कैसी क्रिया है? स्वाभाविक। और स्वाभाविक क्रिया कैसी होती है? अकर्मक होती हैं। मेरे पास है दौड़ना। दौड़ना तो मतलब जब आदमी दौड़ेगा उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। वो कर्ता पर पड़ेगा तो वो कैसी क्रिया होगी? स्वाभाविक क्रिया। स्वभाव को प्रभाव करेगी, प्रभाव डालेगी, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी? आकर्मक। उठना भी कैसी क्रिया है? स्वाभाविक। तो कैसी क्रिया? आकर्मक। अब लिखना, इसका मतलब हमारे पास यहां पर लिखना है। अब कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, चाहे वो पत्र लिख रहा हो, चाहे वो लेख लिख रहा हो, चाहे वो पुस्तक लिख रहा हो, मतलब कुछ ना कुछ तो भाई लिखेगा। और लिखेगा तो वो क्या होगा? कर्म। और कर्म के साथ होगी तो हमारे पास कौन सी क्रिया होगी? हमारे पास सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। बालक, तो मेरे पास ये क्या होगा जी? आप बताओगे बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया, तो मेरे भाई पढ़ना कैसी क्रिया है? तो आप बताओगे पढ़ना मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, चाहे वो क्या पढ़ रहा हो? पत्र। चाहे वो क्या पढ़ रहा हो? लेख। चाहे वो क्या पढ़ रहा हो? पुस्तक। या फिर क्या पढ़ रहा हो? मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा। जब पढ़ रहा होगा तो कैसी क्रिया होगी? आप बोलोगे हमारे पास संयुक्त होगी? नहीं भाई साहब। सहायक होगी? नहीं भाई साहब। आकर्मक होगी? नहीं भाई साहब। तो कौन सी होगी? तो आप बताओगे ये मेरे पास सकर्मक होगी। कैसी क्रिया? सकर्मक। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास है भारत कहां से कहां आ गया। बोला जी रेखांकित में क्या कौन सी क्रिया है? तो आप बताओगे ये हमारे पास क्या है? एक धातु ये है। और एक हमारे पास क्या है? गया भी हमारे पास क्या होती है? गया भी क्या होती है? धातु होती है। ठीक है जी। तो हमारे पास जब हमारे पास क्या है? दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो आप बताओगे उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये द्विकर्मक क्रिया किसका भेद होता है? तो हमारे पास ये सकर्मक क्रिया का ही भेद होता है, क्योंकि सकर्मक क्रिया तीन प्रकार की होती है। एक होती है मेरे पास पूर्ण सकर्मक और एक होती है
मेरे पास अपूर्ण सकर्मक और एक होती है मेरे पास संयुक्त सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक भी मेरे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है मेरे पास एक कर्मक और एक होती है मेरे पास द्विकर्मक। कौन सी होती है? तो आप बताओगे मेरे पास होती है द्विकर्मक। मतलब जिस क्रिया का एक कर्म होता है वो एक कर्मक, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वो कौन सी क्रिया होती है? द्विकर्मक कहलाती है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास है पढ़ रहा था, तो ये पढ़ रहा था, बोले जी कैसी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जब धातु में क्या लग जाता है? ना लग जाता है। क्या लग जाता है? ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पढ़ना। और पढ़ना कैसी क्रिया है जी? आप बताओगे हमारे पास सामान्य क्रिया है। ठीक है जी। पूर्वकालिक क्रिया आपको पता है जी, पूर्वा, तो ये हमारे पास ये होगा पूर्वकालिक। ठीक है जी, मतलब जिस क्रिया में क्या लगा होता है? पहली क्रिया के अंत में कर लगा होता है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी? पढ़ रहा था, मतलब ये भी कैसी होगी? आप बोलोगे हमारे पास संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो मैंने बताया था अभी क्या मेरे पास संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक क्रिया का निर्माण करती हैं तो वो मेरे पास संयुक्त क्रिया होती है। और उसके कितने भेद होते हैं? आप बताओगे 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11 भेद। मैं अगर बात करूं मेरे पास कौन सा होता है, तो आप बोलोगे मेरे पास होता है जी आरंभ बोधक। कौन सा होता है? आरंभ बोधक। मेरे पास कौन सा होता है? तो आप बोलोगे समाप्ति बोधक होता है। कैसे होता है जी? समाप्ति बोधक होता है। बात बिल्कुल सही है जी। और कौन सा होता है? तो आप बोलोगे नित्यता बोधक होता है। कौन सा होता है? नित्यता बोधक होता है। ठीक है जी, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास नित्यता बोधक और मेरे पास कैसा होता है, तो आप बोलेंगे निश्चय बोधक होता है। कैसा होता है जी? निश्चय बोधक होता है। ठीक है जी, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास कैसा होता है, तो आप बोलोगे अवकाश बोधक होता है। कैसा होता है जी? अवकाश बोधक होता है। ठीक है जी, और मेरे पास कैसा होता है, तो आप बोलोगे अनुमति बोधक होता है। ठीक है जी, और कैसा होता है? आप बताओगे आवश्यकता बोधक होता है। कैसा होता है? आवश्यकता बोधक होता है। और कैसा होता है? तो आप बोलोगे मेरे पास अभ्यास बोधक होता है। कैसा होता है? अभ्यास बोधक होता है। और कौन होता है? तो आप बोलोगे इच्छा बोधक होता है। कैसा होता है जी? इच्छा बोधक होता है। और कैसा होता है जी? तो आप बोलोगे ये शक्ति बोधक होता है। कैसा होता है? शक्ति बोधक होता है। और एक मेरे पास बचा है, तो वो बचा है जी पुनरुक्ति बोधक। कौन सा वाला? पुनरुक्ति बोधक। ठीक है जी, तो ये भेद हमारे पास किसके होते हैं? आप बोलोगे ये मेरे पास संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। मेरे पास क्या आया है? अवकाश बोधक। बिल्कुल बात सही है जी। कहाँ है हमारे पास अवकाश बोधक? बोलो जी ये हैगा। निश्चय बोधक कहाँ है मेरे पास? आप बोलोगे जी ये हैगा। मेरे पास नित्यता बोधक कहाँ है जी? आप बोलोगे मेरे पास ये हैगा। तो ये नाम बोधक मेरे पास क्या होती है? अपने आप में एक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होती है। हमारे पास नाम बोधक क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में क्या लगने से? प्रत्यय लगने से बनती है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है मीरा जोर से हंसी, तो मेरे पास हंसी, हंसी का मतलब हमारे पास क्या होगा? अब हंसने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो आप बोलोगे सीधा में इस पर किस पर पड़ेगा जी? मीरा। अब मीरा चाहे जोर से हंसे, हल्के से हंसे, लेकिन प्रभाव पड़ेगा किस पर? तो मीरा पर पड़ेगा। मतलब ये कैसी क्रिया होगी? स्वाभाविक। और स्वाभाविक क्रिया क्या कहलाती हैं? तो आप बोलोगे हमारे पास ये अकर्मक कहलाती हैं। ठीक है जी, आगे की बात करता हूं। मेरे पास सवाल है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया अभी जानते हैं आप, जो क्रिया क्या होती है? बिना कर्म के होती है। किसके क्रिया? बिना कर्म के हो, मतलब कर्म के साथ ना हो। सीधा प्रभाव किस पर पड़े? तो आप बोलोगे क्रिया का प्रभाव, सीधा प्रभाव, मतलब क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़े? तो आप बोलोगे हमारे पास कर्ता पर पड़े। जब कर्ता पर पड़ेगा तो बोध किसका होगा? आप बोलोगे हमारे पास जी कर्ता का ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पानी बरस रहा है, तो बरस रहा है कौन? पानी। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा? मेरे पास किस पर पड़ा जी? पानी पर ही पड़ा। तो ये हमारे पास कैसी हो जाएगी? यही हमारे पास अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो पिसवाता हूं, आप बोलोगे बात तो हमारे पास क्या होता है? आप बोलोगे हमारे पास प्रेरणार्थक होगी। कैसी होगी? प्रेरणार्थक। और कौन सी वाली होगी? तो आप बोलोगे ये हमारे पास होगी द्वितीय। कैसी होगी जी? द्वितीय। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है? निबंध लिखता है। तो आप बोलोगे हमारे पास कैसी होगी जी? तो आप
आप बोलोगे ये हमारे पास होगी जी सकर्मक। कैसी होगी? सकर्मक। राम मोहन को रुला रहा है, तो अब मैं पूछूं मेरे पास कर्ता कौन है? राम, लेकिन हमारे पास रोने का प्रभाव पड़ेगा किस पर? आप बोलोगे मोहन पर, क्योंकि रोगा कौन? मोहन। रुलाएगा कौन? राम, तो प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर। तो ये भी हमारे पास कैसी होगी जी? तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना। तो हमारे पास क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? मूलावस्था, तो इसमें केवल एक व्यक्ति होता है। कैसा होता है? एक व्यक्ति होता है। उत्तरावस्था, तो मैंने कल ही बताया था, ये हमारे पास कौन सी क्रिया, कौन सी अवस्था होती है? हमारे पास उत्तरावस्था होती है, जिसमें क्या होती हैं? दो व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब या फिर दो वस्तुएं होती हैं, उनके बीच क्या की जाती है? तुलना। उत्तरावस्था में सभी में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। आगे की बात करते हैं। मेरे पास हथियाना चिकनाना, तो मेरे पास किससे बना है? आप बोलोगे ये हमारे पास हाथ में क्या लगाया? आना प्रत्यय। चिकना मेरे पास क्या है? चिकना। चिकना में क्या लगाया? आना, तो क्या बना जी? चिकनाना। तो ये हाथ क्या है? संज्ञा। चिकना क्या है? विशेषण। तो मैं अभी बता के आया हूं, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, या फिर मेरे पास क्या होगा? विशेषण। क्या होगा जी? विशेषण। उसमें प्रत्यय लगेगा तो कौन सी क्रिया होती है? आप बोलोगे नाम धातु क्रिया होती है। तो आप बोलोगे हमारे पास कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु। प्रेरणार्थक आप जानते हैं, संयुक्त आप जानते हैं, यौगिक भी आप जानते हैं। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है जी, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। जिस क्रिया का कर्म हो, मतलब क्रिया कर्म के साथ हो, तो वो मेरे पास सकर्मक कहलाती है, और जिस क्रिया का कर्म ना हो तो वो मेरे पास क्या कहलाती है? आकर्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? आकर्मक। तो कितने भेद हो जाएंगे मेरे भाई? आप बोलोगे दो हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, उठाना कौन सी क्रिया है? तो मैं आपको बता के आया था अभी, मेरे पास उठ, उठ में क्या लगाया आपने? आना लगाया, तो क्या बना जी? आप बोलोगे उठाना बना। क्या बना? उठाना। अगर मैं बाना लगा दूं तो क्या बनेगा? उठवाना बनेगा। क्या बनेगा? उठवाना। इसी तरीके से हमारे पास ये क्या आया है? आना। ये क्या आया है? बाना। तो ये हमारे पास कौन सी क्रियाएं थी? प्रेरणार्थक। ये कौन सी थी? प्रथम। ये कौन सी थी? द्वितीय। तो मेरे पास कैसी क्रिया होगी ये? आप बोलोगे मेरे पास प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, आप बोलोगे मैंने लिखाया कर में आना लगाया। क्या लगाया? आना। तो क्या बताओगे आप? आप बताओगे कराना। बाना लगाओ तो क्या बनेगा? करवाना। क्या बनेगा? करवाना। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं पढ़ना क्रिया है, ये सामान्य क्रिया है, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा? तो आप बोलोगे इसमें आना लगा दो, पढ़ाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनेगा? तो आप बोलोगे हमारे पास पढ़वाना बनेगा। क्या बनेगा? पढ़वाना। इसी तरीके से आप बताना मेरे भाई उजड़ना। क्या करना? उजड़ना। उजड़ना का आप प्रथम प्रेरणार्थक बना के दिखाना, और हमारे पास द्वितीय प्रेरणार्थक भी बना के दिखाना, और ये आपको कमेंट में छापना है। ठीक है जी, मेरे पास आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है जी, तो हमारे पास सवाल होते हैं यहीं तक। आज के लिए ही रखते हैं हमारे पास क्लास यहीं तक। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी विकारक शब्दों की, और विकारक होते हैं मेरे पास तीन, लिंग, वचन और कारक। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।